नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक खंड राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, ये गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का बुनियादी ढांचा भावी पीढ़ी के लिए लोगों की गाढ़ी कमाई से तैयार किया गया है। प्रदर्शन के दौरान इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.92% हुई। ओडिशा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को राज्य के चिकित्सा और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। श्रृंखला 1-1 से बराबर। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, औद्योगिक शहर है। इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में जेएनपीटी को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। ये महत्वाकांक्षी खंड राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा और किसान रेलगाड़ियों की मदद करेगा। ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान, अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाड़ियां चला सकेगा। मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ़ की हड्डी और धमनियों का होता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भावी पीढ़ियों के लिए है। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को,
देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। केंद्र सरकार की विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास पिछली सरकारों की प्राथमिकता नहीं थी। उनकी प्राथमिकता केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए पैसेंजर रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने स्थिति बदली है और अब लोगों को नई सुविधाएं मिल रही हैं। पिछली सरकारों में माल गलियारों के कार्य की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार पैसेंजर और मालगाड़ियों दोनों को ही समान प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के रवैये से रेलगाड़ियों की गति भी नहीं बढ़ी थी और माल ढुलाई की लागत भी बढ़ रही थी, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नए गलियारे से मालगाड़ियों की क्षमता 2 गुनी और गति 3 गुनी बढ़ जाएगी और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समर्पित माल गलियारे से नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया गलियारा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और इससे विकास के लिए नया माहौल बनेगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि रेलवे की नई निर्माण इकाइयों से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुई। हमारे लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि पूर्वी समर्पित माल गलियारे से राज्य के किसानों और उद्योगों को बहुत सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कार्य करते हुए देश को आगे ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिक समुदाय को भारत को आत्मनिर्भर बनाने का महान कार्य करना है। बेंगलुरु के निकट होसकोटे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र CREST में आयोजित समारोह में आज श्री नायडू ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रमुख वैज्ञानिक सुविधाओं के विकास में अतुल्य कार्य के लिए देश के वैज्ञानिकों और अभियंताओं को बधाई दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उसने इस समुदाय के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति में ऐतिहासिक बदलाव किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने बताया कि 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए अगले 5 वर्षों के वास्ते 59,048 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रवृत्ति का 60% स्वयं वहन करेगी। केंद्र राज्यों को ज्यादा दे और क्योंकि शिक्षा राज्य का अधिकार है इसलिए उनको भी शुरू से जो शेयर पैटर्न चल रहा है उसको 60-40 कर दिया जाए। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार वहन करेगी और इसका परिणाम ये होगा कि हम जो 60% अमाउंट देंगे वो जो वर्तमान अमाउंट दे रहे हैं 1100-1200 करोड़ उसका 5 गुना होगा। अभी हम एक साल में 1100-1200 करोड़ रुपए देते थे, अब एक साल में 5500 से लेकर 6000 करोड़ तक की राशि केंद्र राज्यों को देगी। श्री गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जाति के लगभग 1 करोड़ 36 लाख छात्र जो अब तक 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे, उन्हें इस शुरुआत से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। श्री गहलोत ने यह भी बताया कि इन छात्रों के बैंक खाता संख्या सहित सूची राज्य सरकारों से हासिल की जाएगी। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के अंतर्गत अगले 6 महीनों के लिए राशन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूली छात्रों को किट वितरित करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बच्चों के लिए संपूर्ण पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 10 लाख लोगों को स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराया गया और 1 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक खंड राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, ये गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का बुनियादी ढांचा भावी पीढ़ी के लिए लोगों की गाढ़ी कमाई से तैयार किया गया है। प्रदर्शन के दौरान इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.92% हुई। ओडिशा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को राज्य के चिकित्सा और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। श्रृंखला 1-1 से बराबर। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 16,432 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक 1,224,303 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक दिन में 252 रोगियों की इस वायरस से मौत हुई है। अब तक 1,48,153 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। इस समय कुल 2,68,581 सक्रिय मामले हैं। कल एक दिन में 24,900 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 98,07,569 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 95.92% हो गई है। भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास कल से शुरू हो गया है। पहले चरण में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने तथा कोविन के उपयोग से संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे प्रक्रिया में आवश्यक सुधार सहित वास्तविक क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान ब्लॉक और जिला स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी। ये ड्राई रन जो है, जो 2 दिन में 4 स्टेट्स में, जो कि उनकी टिपिकल टोपोग्राफी के अनुसार सिलेक्ट किए गए हैं, और उसमें हर एक स्टेट के 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन 2-2 डिस्ट्रिक्ट्स के भी हर क्षेत्र में जहाँ पे की वैक्सीन की उपलब्धि कराई जाएगी, तो वो सारी प्रक्रिया की जाएंगी जो वैक्सीनेशन के लिए होंगी, एक्सेप्ट कि वैक्सीन नहीं लगेगी। बाकी वैक्सीन का कहाँ से आएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाएगी, वो जिस भी साइट पे जा रही है, चाहे वो अर्बन साइट हो, रूरल साइट हो, या कोई भी पेरिफेरल सेंटर जो बनाया गया हो, वहाँ कैसे पहुंचेगी, वहाँ का क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, वैक्सीन कैसे लगेगी, कितने लोगों को लगेगी। जैसे लगभग 100 लोगों को लगाई जाएगी, आधा घंटे उनको उसके बाद विश्राम करने के लिए बोला जाएगा, उसका रिएक्शन तो नहीं होगा, और उन सबको बाद में आईटी के द्वारा, ऐप के द्वारा अपलोड भी किया जाएगा, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी इन सब चीजों की प्रक्रिया को देखने के लिए, ताकि वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति को सुचारू रूप से मिल सके, उसकी एफिकेसी मेंटेन रहे।
मध्य प्रदेश के 33 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले इंदौर और भोपाल में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार सोमवार को कोविड के 1090 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के डिंडोरी और बुरहानपुर जिलों में एक भी नया कोविड पॉजिटिव मामला कल सामने नहीं आया है। जबलपुर में 43 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड से 9 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3572 है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 810 नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर 94.02% रही। राज्य में 19 नए मामलों के साथ कोविड संक्रमण के अब तक 2,42,655 हैं। इनमें से 2,28,144 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,016 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 94,90,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अहमदाबाद में सबसे अधिक 174 नए मामले हैं। सूरत में 149 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में फिलहाल 10,223 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 61 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कल 6 मरीजों की मृत्यु होने से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,288 हो गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 397 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,465 हो गई है। कल 42,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। अब तक 2,77,931 लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में कुल मृतकों की संख्या 1,535 हो गई है। त्रिपुरा में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। सक्रिय मामले कम होकर 138 रह गए हैं। राज्य में अब तक 33,244 मामलों में से 32,698 रोगी ठीक हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 10 लोग इससे ठीक हुए। कल शाम तक 5,74,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। मिजोरम में कोविड संक्रमण के कुल 114 मामले रह गए हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर आज 97.22% हो गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस संक्रमण से 19 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य चिकित्सा बुलेटिन के अनुसार कोविड-19 के कुल 4,190 रोगी हैं। 4,068 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पर्यटक स्थलों पर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए राज्य के पर्यटन निदेशालय ने पर्यटकों के स्वास्थ्य की देखभाल और एहतियात बरतने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के पर्यटन संचालक धनंजय सावळकर ने जिलाधिकारी तथा महानगर निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि पर्यटन स्थलों पर एसओपी और मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें, जिसमें पर्यटन स्थलों पर भीड़ को प्रतिबंध करना, भीड़ टालने के लिए एक साथ उचित संख्या में पर्यटकों के प्रवेश के अनुमति पर निर्णय लेना, पर्यटकों के समूह तथा गाइडेड टूर्स का नियंत्रण और पर्यटन स्थल पर किसी विशेष या निजी समारोह का प्रतिबंध शामिल है। इन स्थानों पर मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग, सुरक्षित अंतर का पालन जैसे नियमों समेत 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को इन स्थानों पर प्रतिबंध जैसे अनिवार्य नियम जारी किए हैं। पर्यटन संचालक के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के मदद और पुनर्वास विभाग ने भी नया साल मनाने के विषय में कल दिशा निर्देश जारी किए। समुद्र किनारे, गार्डन तथा प्रसिद्ध सड़कों पर ज्यादा संख्या में इकट्ठा न होने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम तथा जुलूस पर पाबंदी है। निवेदिता बोरकर के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि ब्रिटेन से वापस आए राज्य के 3 लोगों में कोरोना वायरस के उसी संक्रमण की पुष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन के सामने आया। उन्होंने आज बेंगलुरु में संवाददाताओं को बताया कि नवंबर से अब तक ब्रिटेन से वापस आए 1,614 यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की गई। इनमें से 26 लोग संक्रमित पाए गए। इन संक्रमित लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चला कि उनमें से 3 वायरस के नए रूप से संक्रमित हैं। डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि सभी संक्रमित लोगों को 28 दिन के लिए आइसोलेट किया गया है और चिकित्सा निगरानी में रखा गया है।
ब्रिटेन से भारत लौटे 6 लोगों में वायरस के उसी रूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि इनमें से 3 लोगों को बंगलुरु के निमहांस में, 2 को हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB और 1 व्यक्ति को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV में भर्ती कराया गया है। इन सभी को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में अलग कमरों में रखा गया है। इन यात्रियों के निकट संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। उनके साथ आए यात्रियों, संपर्क में आए परिजनों और अन्य लोगों का पता लगाने के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्यों को निगरानी बढ़ाने, कंटेनमेंट, जांच और जांच के नमूने 10 इनसैकोग प्रयोगशालाओं में से किसी एक में भेजने की नियमित रूप से सलाह दी जा रही है। भारत में वायरस के नए रूप के जीन की पहचान के लिए जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम इनसैकोग प्रयोगशालाएं निर्धारित की गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगाह किया कि ये जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस ही सबसे भयंकर बीमारी हो। अभी दुनिया भर में एक और अत्यंत गंभीर महामारी फैलने की आशंका है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को वायरस के बारे में प्रतिदिन नई बातों का पता चल रहा है, जिसमें इसके नए स्वरूप का प्रसार, इससे लोगों का बीमार पड़ना, उपलब्ध जांच, उपचार और टीकों पर संभावित प्रभाव इत्यादि शामिल हैं। श्री टेड्रोस ने कहा कि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिक महामारी के विषाणु का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके आधार पर संगठन अगला कदम तय करेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों के बारे में श्रृंखला वार्षिकी 2020 प्रस्तुत कर रहा है। एनडीए सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई है। मई 2016 में आरंभ हुई उज्ज्वला योजना ने अपना संशोधित लक्ष्य पूरा कर लिया है। योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से 7 महीने पहले पिछले साल सितंबर में 8 करोड़ LPG कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का लक्ष्य पूरा होने पर सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इससे भारत की लाखों महिलाओं को मदद मिली है। औरंगाबाद आज एक और बहुत बड़ी सिद्धि का साक्षी बन रहा है। ये सिद्धि आपकी है, देश की करोड़ों बहनों की है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने लिया था, वो आज इस मंच पर इन लाखों बहनों की हाजिरी में सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे घरों में गैस चूल्हा पहुंचाया जा रहा है जहां लोग रसोई के धुएं से कई बीमारियों का शिकार हो रहे थे। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत गरीब परिवार के महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जा रहा है। इस कोरोना महामारी के समय इस योजना ने गरीबों को बड़ी राहत पहुंचाई, जहां सरकार ने उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 3 महीने के लिए मुफ्त गैस रिफिलिंग की सुविधा दी। इस दिशा में 9,709 करोड़ से ज्यादा की राशि अप्रैल से जून महीने के बीच उज्ज्वला लाभार्थियों के खाते में भेजा गया और लगभग 12 करोड़ LPG सिलेंडर लोगों तक पहुंचाया गया। LPG पर मिलने वाली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार ने पहले स्कीम के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई, जहां सब्सिडी में होने वाली गड़बड़ी को रोका गया। अब तक पहले स्कीम के तहत 27 करोड़ लाभार्थियों के खाते में 1,36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी भेजा जा चुका है। स्वच्छ रसोई ईंधन से वंचित महिलाओं तक पहुंची उज्ज्वला जैसी सफल योजना ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी भूमिका निभाई है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राज्य के चिकित्सा और प्रौद्योगिकी कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अनुसार ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो इस नीति को लागू करने की रूपरेखा तैयार करेगी। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार और किसानों के बीच ये 6ठे दौर की बातचीत होगी।
केंद्र ने प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा था और उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। बैठक में किसान कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी। आत्मनिर्भर भारत और नवाचार को प्रोत्साहन देने की बड़ी पहल के रूप में भारतीय सेना ने उभरती प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप्स के लिए आउटरीच वेबिनार आयोजित किया। 17 से 28 दिसंबर के दौरान वेबिनार में वर्चुअल माध्यम से सेना को 89 स्टार्टअप्स से स्वदेशी नवाचारों और विचारों के प्रस्ताव मिले। ये प्रस्ताव ड्रोन, काउंटर ड्रोन, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिकल एप्लीकेशन से संबंधित हैं। वेबिनार में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सेना के लिए किफायती और उपयोगी होने के आधार पर 13 प्रस्तावों की जांच परख करने का फैसला किया गया। इस अवसर पर सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल SS हसनबीस ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने रक्षा उद्योग, विशेष रूप से स्टार्टअप्स को उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश का आग्रह किया। मेलबर्न में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा ने जल्दी आउट हो जाने के बाद शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे ने जीत के लिए 70 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। अजिंक्य रहाणे ने पहले पारी में 112 रन बनाकर जीत की राह आसान कर दी। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल स्ट्रॉक और पैट कमिंस ने एक-एक विकेट लिया। खेल के तीसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी केवल 200 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और जडेजा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 और उमेश यादव ने 1 विकेट लिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 195 रन और भारत ने 326 रन बनाकर बढ़त बना ली। श्रृंखला का तीसरा मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल ही में जिला विकास परिषदों के चुनाव हुए हैं। अगले 20 दिन में इन परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज नियम के अनुसार जिला विकास परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पार्षदों के शपथ ग्रहण के 20 दिन के भीतर हो जाने चाहिए। नियमानुसार जिला परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव में विलंब केवल प्राकृतिक आपदाओं और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति में ही हो सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में भी आंशिक रूप से और शाम या रात के समय बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तापमान 12 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर में हल्का हिमपात होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में शाम या रात के समय बादल छाए रह सकते हैं। लेह में हल्का हिमपात होने के आसार हैं। गिलगित में शाम या रात के समय आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। तापमान 2 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक खंड राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, ये गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का बुनियादी ढांचा भावी पीढ़ी के लिए लोगों की गाढ़ी कमाई से तैयार किया गया है। प्रदर्शन के दौरान इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.92% हुई। ओडिशा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को राज्य के चिकित्सा और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। श्रृंखला 1-1 से बराबर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।